देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। तो बात चाहे सॉफ्टवेयर पावर की हो या शानदार इंजीनियर और डॉक्टर्स की हो, पूरी दुनिया इंडियन टैलेंट को सलाम करती है। अब इसी कड़ी में एआई का नाम भी शामिल हो चुका है। भारत में 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करीब 40% की दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। 2016 से लेकर 2023 तक एआई वर्कफोर्स में 14 गुना उछाल दिखा है। पूरी दुनिया को भारत अकेले 16% एआई टैलेंट दे रहा है। आज भारत के इसी एआई पावर के और आगे की राह और इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसी पर है हमारा खास शो स्वदेश विशेष। इस शो में हम बात करेंगे कि आगे की क्या राह है, आगे क्या चुनौतियां हैं और आगे किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी और मेरी दुनिया बदलने वाला है। तो भारत एआई और टेक्नोलॉजी टैलेंट का प्रमुख केंद्र बन गया है। देश में 1800 जीसीसीएस में 21.6 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो करीब 68 अरब डॉलर की जीडीपी में हिस्सेदारी देते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआई की अहमियत पर खासा जोर देते हुए बात कही। उन्होंने कहा 2030 तक एआई का जो योगदान है वो 200 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। एआई ग्लोबल हब बन रहा है भारत, और इसी दमदार मौजूदगी और आगे की राह पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर निखिल महेंद्रू, एचआर मैनेजमेंट, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डॉक्टर सुधीर मेहता, फाउंडर और चेयरमैन ईके मोबिलिटी पिनेकल इंडस्ट्रीज, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा साक्षर दुग्गल जो एआई और साइबर लॉ एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रही हैं नीति शर्मा, सीईओ टीमलीज डिजिटल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं नीति शर्मा जी के पास आना चाहूँगा। मैम, आपने तो एआई में जिस तरह से हायरिंग होती है उसे बदलते हुए देखा है। शुरुआत में अगर इतनी डिमांड नहीं थी, तो अब किस तरह से ओवरऑल जब वर्कफोर्स की डिमांड आती है तो एआई से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी डिमांड है, और किस तरह से पिछले 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी शैली बदली है, उनसे जुड़े हुए काम की डिमांड बदली है। अनुराग, देखिए, एक तो जो एआई की डिमांड है, जो इंजीनियर्स की डिमांड है, बेसिक स्किल सेट हमें समझना चाहिए। इंडिया में 5 से 7 मिलियन इंजीनियर्स हैं जो आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं या काम कर रहे हैं। वो एक बेसिक स्किल सेट होता है एआई एमएल इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे पास उतना स्किल सेट, उतना टैलेंट पूल है। तो जो क्लाइंट्स मांगते हैं, वो जो बोलते हैं कि एआई स्किल्स होने चाहिए, वो टिपिकली एआई स्किल्स नहीं होंगे, बट वो ये होगा कि ये हम समझ सके और हम सीख सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। वहां से शुरुआत हुई है। अब जाके ये हो गया है कि प्रैक्टिकली सारी ही जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं हमारे पास, सिर्फ आईटी सेक्टर से नहीं बट दूसरे सेक्टर से भी, ये होता है कि किसी तरीके के एआई स्किल्स या एआई एनेबलमेंट आना चाहिए कैंडिडेट को। क्योंकि अगर वो नहीं है तो मतलब कैंडिडेट की प्रोडक्टिविटी और स्किल सेट में कुछ खामी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं जो हायरिंग हो रही है, सभी सभी रिक्रूटर्स हैं हमारे जो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के लिए और कैंडिडेट से बात करने के लिए, ताकि एआई जो रिक्रूटर है वो एक काफी हद तक यूज हो रहा है, ताकि एफिशिएंसी भी बढ़ जाए हायरिंग में। और जो क्लाइंट्स को चाहिए होता है कि अगर हम पाइथन बोल रहे हैं तो पाइथन के लिए एआई एमएल तक के किस लेवल तक के स्किल सेट चाहिए होते हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उस डीप डाउन डिटेलिंग भी हम जल्दी से कर पाए। तो ना ही क्लाइंट्स मांग रहे हैं, बट हम भी एक्चुअली एआई यूज कर रहे हैं काफी हद तक हायरिंग के लिए। ये शिफ्ट पिछले 2 साल में ज्यादा हुआ है, 5 साल में नहीं हुआ है एक्चुअली। बट आगे भी जाके हमें ये लग रहा है कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, 25 से कम 35% कैंडिडेट्स एआई यूज कर रहे हैं अपना
रेज्यूमे बनाने के लिए, लेकिन वो आगे जाके तैयार होंगे एआई से यूज एआई के टूल्स यूज करके। एआई रिक्रूटर उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। क्लाइंट्स चाह रहे हैं कि वो एआई सिर्फ कोडिंग ना करे, बट आप एंड सिर्फ एआई इंजीनियरिंग नहीं हो पाती है, एआई काफी तरीके से डेटा के ऊपर भी काम करता है। तो काफी रिक्वायरमेंट डेटा, क्लाउड एंड सिक्योरिटी, इन 3 रोल्स की रिक्वायरमेंट पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50 टू 60% इंक्रीज़ हुआ है 1 साल में इन 3-4 बेसिक स्किल सेट के रिक्वायरमेंट का अनुसार। टू 60% इंक्रीज हुआ है। कुछ डेटा भी मैं बता दूं हमारे दर्शकों को। साल अंत तक जो एआई का बाजार है वो $8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2020 से 25 तक जिस तरह से हमने बताया कि 40% से अधिक जो सीएजीआर ग्रोथ दिखी। 2027 तक जो एआई सर्विसेज की वैल्यू है वो $17 बिलियन तक हो जाएगी, ये नेस्कॉम ने कहा है। एआई में निजी सेक्टर निवेश के मामले में भारत 10वें नंबर पे है और 80% भारतीयों की कोर स्ट्रेटेजिक प्राथमिकता में एआई शामिल है। प्रोफेसर डॉक्टर निखिल, मैं आपके पास आऊँगा। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब तो इतने मौके नहीं थे, एआई के बारे में नहीं पता था और कोर्सेज भी नहीं थे। तो अब जो नए लोग हैं, तो क्या आपको लगता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो पढ़ाई करने आ रहे हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी डिमांड है? क्योंकि अभी नीति मैम ने भी बताया कि उनके वहाँ जो डिमांड है 50 से 60% तक बढ़ रही है साल दर साल। तो जो नए बच्चे हैं जिनको कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना है आपके जैसे कॉलेजेस में, वहाँ पर भी डिमांड है, और किस तरह से कोर्सेज में आप ये इनकलकेट कर रहे हैं? में एक्चुअली 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, अगर आप डेलॉयट की रिपोर्ट देखें, ब्रिजिंग द एआई टैलेंट गैप, तो ये बताती है कि अभी और ऑलमोस्ट 600,000 लोगों से बढ़ के 1.25 मिलियन पीपल 2027 तक एआई के इंडिया में चाहिए होंगे। तो अब 2 बातें, डिमांड और सप्लाई। तो जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, वो रिपोर्ट ये भी बताती है कि 70% से ज्यादा जेन जी के जो लोग हैं वो एआई के स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, एआई की जो इंटरेस्ट है वो बहुत यूनिक वे में भी गवर्नमेंट और स्कूल्स कर रहे हैं। मेरा बेटा 6th में है एंड उनको पाइथन की कोडिंग स्टार्ट करा रहे हैं, तो बहुत पेरेंट्स क्यूरियस थे। तो अब क्या हो रहा है, थोड़े समय में, अगले 10 से 15 सालों में सारे लोग एआई 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 बोल रहे हैं, सो दे रियली वांट टू लर्न दैट। द अदर थिंग जो आपने पूछा कि कौन से यूनिक चीज हैं, तो देखिए एआई से रिलेटेड हमें हमेशा जनरली क्या लगता है कि एआई इज ओनली एनालिसिस, आप जनरेटिव के एलएलएम मॉडल सीख लीजिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटीज हुए, वो वर्ल्ड ऑफ एआई को करिकुलम में ला रहे हैं। कोई एमटेक इन एआई आईआईएससी बैंगलोर आपको दे रहा है। बहुत सारे लोग एमटेक ला रहे हैं। बहुत लोग अब ये भी समझ रहे हैं कि एआई में आपको इंटरडिसिप्लिनरी सीखना पड़ेगा। हाल ही में मैं किसी एक डिजाइनर से बात कर रहा था, तो वो बोलने लगी कि मेरे को एक नए मेट्रो जो ट्रेन्स हैं उनमें कैसे डिजाइन इंप्रूव हो सकता है। तो एक एआई एक्सपर्ट, एक डिजाइन थिंकिंग एक्सपर्ट और एक स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सारे लोग एआई सीखना चाहते हैं। इसमें 2 लेकिन चैलेंजेस मैं क्विकली और हाईलाइट करना चाहूंगा। अक्सर लोग आईआईटीज के बारे में बहुत बात करते हैं, बट जो हमने गैप देखा 600,000 टू 1.25 मिलियन, 80% आज जो हमारे ग्रेजुएट्स पास होते हैं इंजीनियरिंग से, वो बहुत रिपोर्ट्स बताती हैं एम्प्लॉयबल भी नहीं है। एंड एआई स्किल में तो ह्यूज गैप है। तो ये जो मार्केट है उसमें सिर्फ हमें निश प्लेयर्स नहीं चाहिए एआई के, हमें सारे लेवल्स के लिए चाहिए। आज बीएफएसआई सेक्टर में इवन ऐसे सिंपल मॉडल्स भी बन रहे हैं कि कहीं बारिश कम हो रही है तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर देगा वहां के लोन के टर्म्स बदल दो। अब लोग उसको कोड कर रहे हैं। तो अलग अलग लेवल्स पे हमको एआई को इंटीग्रेट करना है। एकेडमिया को, गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को साथ आना है, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी अलग है। देखिए पहले जमाने में इन्फोसिस, टीसीएस, इवन सिविल इंजीनियर लेके कहते थे हम सिखा देंगे तुम्हें आईटी, बट आज हमारे पास उतना टाइम गैप नहीं है कि हम लें आपको एआई सिखाएं। इसका मतलब कॉर्पोरेट को एकेडमिया के साथ मिलके माइक्रो लर्निंग और माइक्रो क्रेडेंशियल्स ऑफर देना पड़ेगा, ताकि हम इस गैप को तेजी से एड्रेस कर पाए। और मिलके हम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल नॉट मिस आउट ऑन दिस बैंड वैगन एंड बी अ रियली अ ग्लोबल
पावर विद इन 2030 में भी। डॉक्टर सुधीर मेहता, फाउंडर चेयरमैन ईके मोबिलिटी और पिनेकल इंडस्ट्रीज के भी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, अब 2-3 साल का वक्त हो गया है, किस तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर एआई का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और जो हमेशा लोगों के द्वारा डर जताया जाता है कि एआई के आने के बाद जो फॉर्मल जॉब्स है उन पर काफी असर पड़ेगा, तो क्या उसकी शुरुआत होने लग गई है? क्या इनिशियल ट्रेंड्स जो आपको दिख रहे हैं? जी नमस्कार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब चली जाएगी, काम चला जाएगा। काम का नेचर बदलता रहता है। अगर आप इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी ब्रॉडली 3 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। एक जो बड़ा पोर्शन है इकोनॉमी का इंडिया में, वो एग्रीकल्चर में है। सबसे बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर में काम करता है। इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा सर्विसेज सेक्टर है और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग 25% ऑफ जीडीपी हो। ये तीनों सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो एआई उसका एनेबलर है। एआई उसका डिस्ट्रॉयर नहीं है। एआई का मतलब हुआ जो काम हम कोई एक पर्टिकुलर तरीके से करते थे, उसको एक बेटर तरीके से करना, फास्टर तरीके से करना, और जो पावर ऑफ कंप्यूटिंग है उसको फंडामेंटली यूज करना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन पहले शायद सालों लगते थे, फिर कुछ महीने लगते थे, अभी वो कुछ सेकंड में क्रिएट होके उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। तो पहली बात तो एआई एनेबलर है। दूसरा, एआई के दो पहलू हैं। एक तो जो लैंग्वेज मॉडल्स बनाते हैं और दूसरा जो उसको यूज करते हैं। बनाने वाले कम होंगे और वहां पे टेक्निकल स्किल्स लगती है, वहां पे नॉलेज लगती है, वहां पे प्रोबेबली शिक्षण लगता है। बट एआई का यूसेज अगर करना है तो एआई की यूसेज की सबसे खास बात है कि आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन मिले। आज एआई की स्पेशलिटी ये है कि आज इंटरनेट पे जाए या कोई टूल यूज करे, चाहे वो ग्रॉक हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, तो उसकी खासियत ही ये है कि आपको कोई कोडर नहीं बनना है। आपको खाली उसको कैसे प्रॉम्प्ट करना है कि आप उसको जो भी आपको टास्क करना है, चाहे आपको मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, आपको कोई पर्टिकुलर एरिया का कुछ चेक करना है, आपको कुछ कोडिंग करना है, आपने तो बताया उसके पावर ऑफ प्रॉम्प्ट कैसे कर। कंप्यूटिंग है, उसके जरिए फायदा लिया जा सकता है। साक्षर दुग्गल जी भी एआई और साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। साक्षर जी, हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, क्योंकि उस डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करें। तो एआई जो है भारत के अंदर अब तेजी से बढ़ रहा है, तो फायदे तो बाकी 3 एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। आपके मुताबिक क्या क्या नुकसान जो है वो दिख रहे हैं, जिस पर हर किसी को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, जिससे नुकसान जो अभी दिख रहा है वो बड़े नुकसान में तब्दील ना हो? देखिए, मैं पहली बात तो हमारे स्पीकर्स का शुक्रिया कहना चाहूंगा। उन्होंने मोर और लेस सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन आपने मुझे उत्तरदायित्व दिया है नेगेटिव चीजें कवर करने का। तो नो डाउट आज के जमाने में देखिए हर चीज के दो पहलू हैं। पॉजिटिव साइड की तो हम बात करें, हमारे स्पीकर्स ने की है, बट नेगेटिव साइड में अनफॉर्चुनेटली काफी तेजी से हम देख रहे हैं साइबर क्राइम्स का इंक्रीज हो रहा है। कोविड-19 में साइबर क्राइम्स और तेजी से इंक्रीज हुए, लेकिन आजकल थैंक्स टू एआई इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, पहला। दूसरा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर क्राइम्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बिकॉज क्विक मनी है और एआई के जरिए अब तो ये साइबर क्राइम्स की स्पीड और एफिशिएंसी और बढ़ गई है। तो अनफॉर्चुनेटली क्राइम रेट भी बढ़ रहा है और अलग अलग प्रकार के क्राइम भी बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीप फेक हो गया, वॉइस क्लोनिंग हो गया। लेकिन तीसरा आई थिंक सबसे जो अंडररेटेड फैक्टर है, जो कोई बात नहीं करता लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि देखिए हम बात करते रहते हैं एआई जॉब लेगा नहीं लेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आज के जमाने में एआई ऑटोमेटिकली हमें कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। अगर हमने भी चैट जीपीटी इन सब की बात करी है, आप ध्यान से अगर देखें हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हम ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट करना शुरू हो चुके हैं। हमारे कॉग्निटिव स्किल्स की एक्चुअली धज्जियां उड़नी शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एक स्टडी है जिसने बताया है कि 60% आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी गिरती है अगर आप ब्लाइंडली एआई का इस्तेमाल डेली यूसेज में कर रहे हैं। और देखिए एआई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लाइंडली उसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ही आप अपने कॉग्निटिव स्किल्स की उनकी तो बैंड बजा ही रहे हैं, बट खासकर
आप डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली अगर एआई पे ट्रस्ट करते हैं तो हेलुसिनेशन यानी एआई अपने हिसाब से कुछ भी बनाता है, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो चौथा फैक्टर है, जैसा कि हमारे स्पीकर्स ने कहा है, स्किल लेवल जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में हम देख रहे हैं लोग बातें बहुत कर रहे हैं, एआई फ्यूचर है, प्रोजेक्शन ग्रोथ ये वो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्किल सेट अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करें, कोई खास काम हो नहीं रहा है। एक दो कोर्सेज से अगर किसी प्रोफेशनल को लगता है कि मैं बिल्कुल एआई एक्सपर्ट हो गया, रेडी हो गया, तो ऐसा सरासर गलत है। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और एक मूल मंत्र सीखना पड़ेगा कि आज जो आप सीख रहे हैं, हो सकता है आने वाले साल 1.5 साल में वो स्किल रिडंडेंट हो जाए, यानी उसकी जरूरत ना पड़े। तो लर्न अनलर्न का कॉन्सेप्ट आई थिंक हमारी युवा पीढ़ी और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको दिमाग में रख लेना चाहिए। सही बात कही है आपने कि हम सब एआई के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, कॉग्निटिव स्किल्स पर असर पड़ रहा है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बाकी एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है और हमारी थिंकिंग प्रोसेस कितनी इम्पैक्ट हो सकती है। तो तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एआई पर जो हमारी चर्चा जारी है इसको आगे बढ़ाते हैं। नीति मैडम, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से साक्षर जी ने कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स पर असर पड़ रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस पर असर पड़ रहा है, तो आपके मुताबिक, क्योंकि जब बड़े पैमाने पे हायरिंग होती है और एआई की वजह से जिस तरह से हमने, आपको लगता है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है उस पे असर पड़ रहा है और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ रहा है, जिस पर आप लोग भी ध्यान रखते हैं? सो देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी है, राइट? अभी आज आज अगर हम किसी को कहें कि आप 4 मोबाइल नंबर याद रखिए, हम नहीं रख पाते हैं। जबकि 10 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, 20 साल पहले हम सब नंबर्स याद रखते थे। तो धीरे-धीरे ये तो हो ही रहा है कि जितनी हम डिपेंडेंसी किसी और टूल पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, बट वो जो चीज़ें हैं हमारी कॉग्निटिव वाली, वो धीरे-धीरे कम हो रही हैं। बट अब यही सोचिए कि अगर मेरा माइंड स्पेस एक चीज से फ्री हो रहा है, तो क्या मैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी कहीं और यूज कर पा रही हूँ? वो हमें एक्चुअली अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। एआई की यूज पे प्रोडक्टिविटी काम में बढ़ रही है। अगर मैं एक रिक्रूटर को कह रही हूँ कि आप दिन में 4 इंटरव्यू लीजिए, 4 की जगह पे प्रॉब्लम वो 10 ले पा रहे हैं या 6 ले पा रहे हैं, तो अपसाइड भी है प्रोडक्टिविटी का, बट डाउनसाइड यही है एआई का कि लाइक जैसे सर ने कहा कि हम डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं। डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, लेकिन उसको एक पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए कि एआई एक एनेबलर रहे, एज अगेंस्ट हमारा एक सहारा हो जाए कि हम ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट कर रहे हैं जो डेटा बोल रहा है। एंड बाय द वे, आप कोई भी एआई टूल यूज कीजिए, बेसिक जीपीटी से लेके नोटबुक से लेके को-पायलट से लेके, हर जगह एक एस्ट्रिक्स होता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे एज ऑफ लास्ट ईयर मिली है, इट मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट। बट हम वो एक्चुअली उसको देखते नहीं है, हम उसको नकारा करके हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। वो गलत बात है। हमको अपना दिमाग लगाना चाहिए। और एआई कहाँ पे नहीं यूज कर पा रहे, जहाँ पे हम क्रिएटिविटी यूज करना कमजोर चाहते बना देगा, हैं, क्योंकि हमारी judgment use कर डिपेंडेंसी पाए। धीरे कोई चीज है जिसका इस्तेमाल करते करते डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी तो एक वक्त के बाद उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे और अपना जो खुद की क्षमता है, खुद के सोचने का नजरिया है, वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरे को खाली डेटा याद रखना है, तो वो मैं डेटा अपने दिमाग में नहीं डालूं, मैं कहीं और रखूं, बट अपने दिमाग किसी और अच्छी चीज पे लगाऊं जहाँ पे मेरी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर मैं क्रिएटिविटी में बढ़ाऊं, मैं अपने जजमेंटल या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बढ़ाऊं, वहां पे अगर मैं अपना टाइम और कॉग्निटिव थिंकिंग ज्यादा यूज करूं, तो मे बी प्रोडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग की बढ़ेगी। हम अभी डॉक्टर एक्चुअली प्रोफेसर निखिल, जिस तरह से मैडम भी बता रही है कि डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रखनी, तो कौन से कोर्सेज जो अब हैं आपको लगता है आगे चलकर एआई के अंदर और ज़्यादा डिमांड में रहेंगे, या फिर जो लोग सोच रहे हैं करने के वो करने चाहिए?
नहीं, इसमें जैसे पहले सर ने बताया था कि कोई एक कोर्स नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आप अपने आप को किस एरिया में सक्षम करना चाहते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अगर आप उनमें से हैं जिनको कोडिंग पसंद है और आप एलएलएम मॉडल्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे कोर्सेज करिए। आज ये कोर्सेज मूक प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। नेसेसरी नहीं है कि आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही जाना है, बट आप साथ-साथ मूक प्लेटफॉर्म्स पे कोर्सेरा हुआ, यूडेमी हुआ, इतने सारे ओपन सर्टिफिकेशंस आ गए हैं, आप मॉडल्स, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है इसमें कि कोई-कोई लोग, मैं एक मैकेंजी का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अब हमको ट्रांसलेटर्स चाहिए, एनालिटिक्स ट्रांसलेटर। मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ, मैं पूरी डिटेल्स रिवील नहीं करूँगा। मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था कंसल्टिंग, और मेरे साथ एक बहुत अच्छा पर्सन था जो मशीन लर्निंग और एआई में बहुत अच्छा था। तो उसने एक मॉडल बनाया और उसमें जो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप से कुछ प्रेडिक्ट हो रहा था। अब ये तो एथिकल बात नहीं हुई, और इसमें आप ब्लड ग्रुप किसी का बदल भी नहीं सकता। तो लोगों को डेटा को तो समझना आता है, लेकिन डेटा से इन्फ्रेंस कैसे करें और बिजनेस लैंग्वेज में स्टोरी बता के सो व्हाट को कैसे बोलें, वो भी जरूरी है। तो आजकल इस प्रकार के भी कोर्सेज आ रहे हैं जहां फोकस इज नॉट जस्ट ऑन यूजिंग एआई और एमएल, इट इज ऑल्सो कि आप किस स्थिति में बिजनेस की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, एंड देन आप उसको आगे ले जाएंगे। के लिए यूज करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप यूज करें एआई का। सुधीर मेहता जी, सरकार के स्तर पे अगर हम बात करें तो और रेगुलेशन जो है कुछ और बदलने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, आपको कुछ लगता है इसको लेकर? ये एआई को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि इंटरनेट को रेगुलेट करना। और दूसरी बात, आई थिंक हर चीज में गवर्नमेंट का आना भी ठीक नहीं है। फॉर्चुनेटली हम वो पुरानी सोशलिस्ट कंट्री नहीं रहे। दिस इज फ्रीडम, एंड इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एआई को ब्लेम करना कि कोई स्लो हो गया है, किसी की एबिलिटी कम हो गई है, वो एआई को नकारात्मक तरीके से देखना बिल्कुल गलत है। टेक्नोलॉजी हमेशा एनेबलर रहता है। अगर आज कोई गाड़ी फास्ट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो वो जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है, गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही से नहीं टेक्नोलॉजी देखना इज मेंट चाहिए। टू मैं मेक आखिर आवर में लाइफ। साक्षर दुग्गल जी से भी पूछूंगा, क्या साक्षर आपको लगता है कुछ और रेगुलेशन मजबूत करने की जरूरत है, या फिर फ्री फॉल और जिस तरह से है वैसे ही रहने दिया जाए? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्पीकर है, मैं उनका यही पॉइंट सामने रखना चाहूंगा कि एआई को नकारात्मक देखना, ये तो बात बहुत गलत है। लेकिन बात इतनी सी कि जो हम इंसान हैं, हम एआई का अगर ओवर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जो फायदे होने हैं वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहां तक आपकी बात है, रेगुलेशन, देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिना रेगुलेशन के अभी हम सामने देख रहे हैं, प्रैक्टिकल केसेस देख लीजिए। हमारे पास इतने साइबर क्राइम फ्रॉड्स आते हैं थैंक्स टू एआई। जब उसका लॉ ही नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भी निहत्थे हो जाते हैं। तो एक लॉ का ज़रूरी आना है। मैं मानता हूँ लॉ 2 दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है। तो बिफोर लॉ अगर कुछ हमारे पास गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स आ जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए, जिससे कहीं न कहीं आम इंसान हो, अथॉरिटीज़ हो, वो सब एक पेज पे आ सकें और इन क्राइम्स का सामना कर सकें। कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशन आ जाए जिसका फ़ायदा होगा। लॉ ज़रूरी है, वक्त की कमी है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हमारे चारों एक्सपर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर निखिल का, सुधीर मेहता जी का, साक्षर दुग्गल का और नीति शर्मा जी का। आप चारों एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े और आपने बारीकी से जो एआई से जुड़ी हुई बातें हैं वो हमारे दर्शकों को बताई। और जिस तरह से हमारी सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई के अंदर जो गैप है उसे कम करना चाहिए, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एआई इनेबलर है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयर नहीं है। जो पावर ऑफ कंप्यूटिंग का फ़ायदा है उसे लिया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और जो नेगेटिव चीज़ें भी है, साइबर क्राइम वगैरह और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट है, कॉग्निटिव स्किल्स पर असर हुआ है, उन सब बातों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारे इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। धन्यवाद।